हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारता डायमेंशन। मैं एडवोकेट जीजी सिंह और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, खैर ये पूरा जो पार्ट 3 है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जाता है, लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल राइट जो राइट्स दिए गए हैं इस पार्ट में वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 तक जो जितने भी राइट्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी राइट्स हैं ये फंडामेंटल इन नेचर है। मतलब कि इसके अलावे जो राइट्स हैं उसके लिए जो बेस प्रोवाइड करता है वो ये फंडामेंटल राइट्स बेस प्रोवाइड करता है, और जितने भी राइट्स हैं वो इस बेस पे स्टैंड करते हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो तो जो दूसरे राइट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट, ये सारे राइट्स इंक्लूड होते हैं। एंड मैं ट्रेडमार्क लॉयर हूँ, आईपी लॉयर हूँ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में डील करता हूँ। तो इस सपोज फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, मैं कॉपीराइट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई आदमी कोई बुक लिखता है तो ऑफ कोर्स उसके पास उस बुक की कॉपीराइट होगी, क्योंकि वो इंटेलेक्ट से वो यूज़ करके एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया, तो इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम इंक्लूड करते हैं। तो अगर एक बंदे ने, एक आदमी ने एक बुक लिखा तो उसके पास एक उसकी कॉपीराइट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा जो कि गरीब है उसने भी एक बुक लिखा और वो भी क्लेम करेगा कि मेरे पास भी कॉपीराइट होनी चाहिए, हो सकता है कि एक बंदे जो पहला बंदा है जिसने बुक लिखा उसे कॉपीराइट मिल जाए क्योंकि अगर वो रिच रहता है, और दूसरा बंदा जो एक गरीब है उसने भी एक बुक लिखा, हो सकता है उसे कॉपीराइट नहीं मिलेगी। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 अगर नहीं है तब तो वो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो अगर वो अमीर आदमी है तो बोलेगा कि भाई इसकी राइट प्रोटेक्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है ही नहीं। जब राइट टू इक्वालिटी नहीं है तो जो गरीब है हो सकता है कि उसको इसकी कॉपीराइट दी ना जाए। जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो जो दूसरे राइट्स है, चाहे वो ह्यूमन राइट हो, चाहे वो नेचुरल राइट्स हो, जो भी राइट्स हों, वो सारे राइट्स एग्जिस्ट करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो एटम से बने हैं, और हर एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने। तो ये इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब ये सारे ही जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें जो उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होना ही होना है। मतलब ये बेस है, और इसी की वजह से सारे जो कंपाउंड्स है, चाहे जो भी चीज़ें हमारे सामने दिखते हैं वो इसी की वजह से क्रिएट हो पाते हैं और वो बन पाते हैं और वो एग्जिस्टेंस में हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना वो सेम इम्पॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स के होते हैं, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना रहे तो जो दूसरे राइट्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं ताकि जो दूसरे भी राइट्स हैं उसको वो एग्जिस्टेंस में रह सके, इसके सपोर्ट की वजह से। अब जो इसके फंडामेंटल राइट्स हैं इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला तो कि ये जस्टिसिएबल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। आई विल डिस्कस, जब मैं आर्टिकल 32 डिस्कस करूंगा तो जस्टिसिएबल है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं। 226 में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट दिया जाता है?
फंडामेंटल राइट दिया जाता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट यहाँ की इंडिविजुअल को के जो राइट्स हैं उसको वो टेक अवे ना करे, उसको वो इन्फ्रिंज ना करे। तो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ अगेंस्ट स्टेट दिए गए हैं, अगेंस्ट इंडिविजुअल भी दिया गया है, अगेंस्ट इंडिविजुअल भी है। आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैप, ये सारे जो राइट्स हैं ये अगेंस्ट इंडिविजुअल भी हैं एंड अगेंस्ट स्टेट्स, अगेंस्ट गवर्नमेंट भी है। लेकिन मैं आगे मैं डिस्कस करूंगा जब इसके बाद आर्टिकल 12 में जब डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेशनल इमरजेंसी में हमें ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि आर्टिकल 20, 21, ये आर्टिकल्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। और अब इसके बाद जो पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का, जो पहला ये पार्ट 3 है, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है, स्टेट को डिफाइन करता है। सॉरी। अब ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि हम यहाँ फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें स्टेट की डेफिनेशन देने की क्या जरूरत है। स्टेट तो हम पढ़ेंगे, आगे पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे, हम स्टेट्स भी पढ़ेंगे, असेंबलीज पढ़ेंगे, सारी पूरी गवर्नमेंट पढ़ेंगे, वहां पे उसकी डेफिनेशन ना देके इस फंडामेंटल राइट में स्टेट की डेफिनेशन देने की क्या जरूरत है। इस फंडामेंटल राइट में स्टेट की डेफिनेशन देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब मैं फीचर्स बता रहा था फंडामेंटल राइट्स की तो मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल है वो अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट गवर्नमेंट है, अगेंस्ट स्टेट है। तो स्टेट्स जो हैं खैर वो चाहते नहीं है कि वो क्योंकि जब फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मतलब कि अगर स्टेट ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे कि हम किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, इंडिविजुअल हो या फिर कोई कम्युनिटी हो या फिर कोई बहुत बड़ी सोसाइटी हो या एक स्टेट हो, जिसकी भी हो, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर देती है डायरेक्टली, उसके बाद फिर अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब इस चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता, ये डायरेक्ट एडजुडिकेट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये स्टेट जो है इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कौन स्टेट में इंक्लूड होगा ताकि उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके। अगर वो इस स्टेट में इंक्लूड नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमें इंडिविजुअल के खिलाफ भी अवेलेबल है तो क्या अगर हमारा फंडामेंटल राइट को इंडिविजुअल इन्फ्रिंज करता है तो क्या उस कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नो माई फ्रेंड, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? अब जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 भी है, आर्टिकल 17, 18, 23, 24, ये जो आर्टिकल्स हैं तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है, या SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। अब इस एक्ट्स में कहीं ना कहीं एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की वजह से ये सारे एक्ट्स बने हैं। तो इस एक्ट में ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो अब उसकी जो एडजुडिकेशन होगी वो एज पर दिस एक्ट होगी और वो जो ऑफेंस होगा वो
मैजिस्ट्रेट और या फिर जो भी कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर को जो रिस्ट्रिक्शन दी गई हो या कोर्ट को जो रिस्ट्रिक्शन दी गई हो, वही कोर्ट इसको एडजुडिकेट करेगा और उसके बाद वो चीज़ अपील में जाएगी। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है पार्टी तो वो अपील में जाएगा ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर इन्फ्रिंज हो रहा फंडामेंटल राइट थ्रू द इंडिविजुअल, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा इंडिविजुअल के लिए तो उसके लिए ये एक्ट होगा और उसकी जो एडजुडिकेशन होगी वो एज पर दिस एक्ट होएगी। तो अगर सिर्फ स्टेट ही अगर इन्फ्रिंज करता है तभी वो आर्टिकल 32 में इंडिविजुअल, अगर जिसका जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 12। अब फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 32 में जाने के लिए सबसे पहले वो स्टेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टेट नहीं होगा तो हम आर्टिकल 32 में तो जा ही नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंस ऑफ 12 मींस स्टेट इन फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट यू इमेजिन। इसकी वजह से स्टेट की डेफिनेशन सबसे पहली जो आर्टिकल है उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट, पहले हम स्टेट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडी है जो कि स्टेट में इंक्लूड होती है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सारे इंक्लूड होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंक्लूड होता है। जितने भी गवर्नमेंट है स्टेट्स गवर्नमेंट सारे स्टेट की वो इंक्लूड होता है। जितनी भी असेंबलीज हैं स्टेट्स की वो इंक्लूड होता है। उसके बाद जितने भी लोकल अथॉरिटी हैं, लोकल अथॉरिटी में आपके पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जितने भी लोकल अथॉरिटी हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, वो इंक्लूड होता है। एंड अदर अथॉरिटी, जस्ट यू रीड आर्टिकल 12। यहां तक तो बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली एंड लोकल अथॉरिटी। उसके बाद जो एक लास्ट में टर्म इंक्लूड किया गया अदर अथॉरिटी, अब वहाँ पे चीज़ें जो है वो फंस जाती है कि इसके अलावे भी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है। अदर अथॉरिटी, अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास स्टेट्स के सारे नेचर हैं तो उसे भी इंक्लूड किया जा सकता है स्टेट में। और फिर फंडामेंटल राइट अगर वो अथॉरिटी इन्फ्रिंज करती है तो वो भी डायरेक्ट अंडर 32 सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है, रिट फाइल किया जा सकता है। अब यहां पे लड़ाई शुरू होती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की। जुडिशियरी, शुरू में तो जुडिशियरी से ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती है। जुडिशियरी चूंकि उस समय मैं पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आफ्टर 1950 के बाद की बात कर रहा हूँ, उस समय जुडिशियरी इतनी ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं थी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। जो पहला केस आता है इसमें शांताबाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो डेफिनेशन दिया है स्टेट की और बोला कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो स्टेट में इंक्लूड नहीं होगी। अगर अभी के में देख ले तो स्टैट्यूटरी बॉडी बहुत सारे हैं। उस समय भी कुछ ऐसी बॉडीज बनी थी जो कि स्टैट्यूट मतलब बाय एक्ट, थ्रू एक्ट कोई जब एक बॉडी बनाई जाती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे NIA एक्ट में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको क्रिएट किया गया। तो खैर ये बाद में क्रिएट किया गया, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो उस समय होता तो वो फिर उसके अगेंस्ट वो गवर्नमेंट उसको वो गवर्नमेंट में इंक्लूड नहीं होती। अब इसका जो बेनिफिट है ना गवर्नमेंट उठाने लग गई। गवर्नमेंट ये उठाने लगी इसका बेनिफिट कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि वो कुछ चीज़ें करें और कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआती के दिनों में हमारे आज़ादी के बाद आफ्टर 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए। जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया जा रहा था। हम रैयती
एबोल्यूशन एक्ट लाया जिसमें कि हमने लिमिट कर दिया कि किसी इंडिविजुअल के पास या किसी के पास इतनी ही प्रॉपर्टी रह सकती है या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं रह सकती है। चकबंदी, बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स आए और उसके अलावा भी बहुत सारे। तब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और उसके बाद जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने इसका बेनिफिट उठाना शुरू किया। अब वो क्या करती थी गवर्नमेंट की, एक बॉडी बनाती थी, एक लॉ पार्लियामेंट में पास करते थे और उस थ्रू दिस लॉ दैट लॉ वो एक बॉडी बनाते थे और उस बॉडी को पावर दे दिया जाता था कि भाई आपको ये काम करना है, डिफाइन कर दिया जाता था। तो और वो बॉडी वो काम करती थी। जैसे आप NIA, CBI या फिर जितने भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन, ये सारे जो है फॉर चिल्ड्रन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितने थे वो तो स्टेट थे, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी आफ्टर दिस जजमेंट, सांता बेस जजमेंट के बाद वो नहीं थे और स्टेट के लिए बहुत आसान हो गया। वो अब डिपार्टमेंट, वो जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट था वो मिनिस्ट्री के अंडर तो आते थे वो बॉडी, लेकिन वो जो उनको ऑटोनॉमस दे दी गई थी थ्रू एक्ट कि भाई इनको ये पावर दी गई, एग्जीक्यूटिव पावर दी गई और वो वो काम करते थे। सॉरी गवर्नमेंट इसका मिसयूज करने लग गई। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एक्चुअली राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वो उस समय एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी और वो फंडामेंटल राइट मतलब इस स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती थी। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं वो अब स्टेट में, मीन्स अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होंगे और जब वो अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होंगे तो ऑफकोर्स वो स्टेट बन जाएंगे। अब स्टेट बन जाएंगे तो अगर वो कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिससे कि फंडामेंटल राइट अगर किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का अगर इंफ्रिंज होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट 32 में वो रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला। अब गवर्नमेंट पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती थी और अपने जो काम है, जो डिपार्टमेंटल काम है, वो उस बॉडी से वो करवाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनीज फॉर्म करने लग गई। अब एक एक्ट है, जैसे कंपनी एक्ट 1956 बाद में 13 में अमेंडमेंट आया, नया कंपनीज एक्ट आ गए, या फिर सोसाइटीज एक्ट। अब उस कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट ने कंपनी बना लिया। अब स्पेशल एक्ट नहीं पास की जा रही है पार्लियामेंट से, एक एक्ट है जिसके के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। सोसाइटीज एक्ट में सोसाइटी बना लिया, कंपनीज एक्ट में कंपनी बना लिया और अब वो जो डिपार्टमेंटल वर्क है उस कंपनी को दे दी गई या जो कुछ स्पेशल टास्क है उस कंपनी को दे दी गई और वो कंपनी और सोसाइटी वो काम करने लग गए। उसके बाद सुखदेव सिंह एक केस आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो गवर्नमेंट है, अब तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाल लिया कंपनीज एक्ट और दूसरे एक्ट्स का यूज करके, उसके अंडर दैट एक्ट वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे और वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का काम है वो ऑर्गेनाइजेशन वो करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव सिंह केस में बोला कि उस समय ONGC या फिर LIC, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज बन गई थी जो कि कमर्शियल नेचर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास ऑटोनोमस थी। वहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक मोर देन 50% थे। तो बोर्ड ऑफ जो उनकी जो बोर्ड होती थी, बोर्ड मीटिंग में जो गवर्नमेंट चाहते थे वही काम होता था। या ONGC ले थी तो वो कंपनी एक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसमें प्राइवेट पर्सन भी थे, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा था। तो जो बात मानी जाती थी वो गवर्नमेंट की ही बात मानी जाती थी और गवर्नमेंट को जो करना था वो सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन से करती थी। अब इस जजमेंट में, सुखदेव सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टेट अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको ऑटोनोमस है, उनको वहाँ पे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस पर सारा कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इसकी वजह से उससे भी अदर अथॉरिटी अंडर दिस टर्म
अदर अथॉरिटी आप याद करिए, आप जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे उसमें ये टर्म यूज़ किया गया फॉर योर रेफरेंस। मैं आर्टिकल 12 पढ़ देता हूँ। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, एंड लोकल अथॉरिटी, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो टर्म है ना अदर अथॉरिटी, मैं उसको डील कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर है, लेकिन अदर अथॉरिटी ये क्लियर नहीं है, इसमें दूसरे भी अथॉरिटी को इंक्लूड किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट उन सब सारी चीज़ों को, लेकिन इस सुखदेव सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट के भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ उस समय थे, उसको इंक्लूड नहीं किया। कंपनीज जो थे उसको इंक्लूड कर लिया अदर अथॉरिटी में और उसको स्टेट बना दिया गया। ये सुखदेव सिंह जो जजमेंट था वो 3 जजेस की बेंच की जजमेंट थी। इसके बाद एक जजमेंट आता है अजय हाशिया। अजय हाशिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो भी स्टेट में, अगर स्टेट के द्वारा वो रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई गई है और स्टेट का पूरा कंट्रोल है, उस पर मोनोपॉली है, तो अगर उसका फंक्शन, इवन अजय हाशिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है अगर वो फॉर्म की गई है इवन बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, और उसका जो फंक्शन है अगर वो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट की तरह है, मोनोपॉली, ऑटोनोमस है, सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती है, तो वो इंक्लूड हो जाएगी अदर अथॉरिटी, वो स्टेट में इंक्लूड हो जाएगी। अब चूंकि इन दोनों जजमेंट में कन्फ्लिक्शन था, ये भी 3 जजेस बेंच, वो भी अजय हाशिया भी 3 जजेस बेंच और वो भी 3 जजेस बेंच। अब ये कन्फ्लिक्शन था क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को ओवर रूल करना पड़ता है तो जो स्ट्रेंथ होती है ना बेंच की वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो ओवर रूल होती है, अदरवाइज ओवर रूल इफेक्टिवली नहीं होती है। उसके बाद प्रदीप कुमार जजमेंट में 7 जजेस बेंच ने एक्चुअली ये सारी जो कन्फ्यूजन चली आ रही थी उसको क्लियरिफाई किया और गाइडलाइंस दिए, और वो जजमेंट आज भी एप्लीकेबल है। प्रदीप कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो क्या कहते हैं कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है वो स्टेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब वहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस ये दिए कि स्टेट कंसीडर करने के लिए सबसे पहले ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो फंक्शन है, जो वो अगर चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो या फिर और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका कंट्रोल, उसका फंक्शनिंग क्या सॉवरेन फंक्शन, मतलब उसकी जो फंक्शन है क्या उसमें कोई सॉवरेनिटी है, क्या उसमें ऑटोनोमस है, क्या उसमें कंप्लीट कंट्रोल है क्या, या गवर्नमेंट की कंप्लीट कंट्रोल है क्या, या अगर प्राइवेट ही है तो क्या वो फंक्शनिंग अगर हो रही है तो क्या वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह फंक्शनिंग हो रही है क्या। इसकी जो क्लियरिटी है ना वो आपको मिलती है जी टेलीफिल्म में। जी टेलीफिल्म में जो बीसीसीआई है, जो हमारा क्रिकेट एसोसिएशन है इंडिया की बीसीसीआई, वो जो है वो रजिस्टर्ड हुई है सोसाइटी एक्ट में। गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा रन की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बीसीसीआई है ये गवर्नमेंट, ये अदर अथॉरिटी में इंक्लूड होगी और ये स्टेट में इंक्लूड होगी। क्यों? इसमें तो गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट के टैक्स भी नहीं लगे हैं, इसमें इसके शेयर्स भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन जो बीसीसीआई का फंक्शन है वो लाइक ए गवर्नमेंट है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं बीसीसीआई उनको सेलेक्ट करती है। जो टीम जाती है खेलने के लिए बीसीसीआई, इंडियन जो टीम जाती है, इंडियन क्रिकेट टीम बाहर, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो उसका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं फंक्शंस है वो सॉवरेन फंक्शन भी है, पूरी ऑटोनोमस है, उस पर कंट्रोल नहीं है, मतलब उसकी पूरी फंक्शन गवर्नमेंट की तरह ही हो रही है। तो इस बेसिस पे इस बेसिस पे इस केस में
बीसीसीआई को स्टेट बना दिया गया, और अब अगर बीसीसीआई कोई ऐसा एक्शन करती है जिससे कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो वो डायरेक्ट उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जुडिशियरी, अगर जुडिशियरी ने किसी को पनिश किया, किसी को कन्विक्ट किया और बोला कि भाई इसको जेल में डालो, तो अगर किसी को जेल में डाला तो ये अगेंस्ट लिबर्टी है, लाइफ अगेंस्ट लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज होता है। तो क्या अगर कोई कोर्ट ये ऑर्डर करती है कन्विक्शन का, तो क्या फिर तो स्टेट तो है ही ना, जो हमारे जुडिशियरी है वो भी स्टेट है, तो फिर तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम चले जाएंगे, हमें फिर नीचे अपील जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नीचे मजिस्ट्रेट नहीं गया तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाने की जरूरत नहीं है, फिर हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि भाई हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। नो नो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जुडिशियरी है हमारी वो स्टेट तो है लेकिन स्टेट तो है, लेकिन जब ये जुडिशियल फंक्शन करती है जुडिशियरी, तो फिर वहां पे ये स्टेट नहीं है, तब ये जुडिशियरी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में नहीं आती है। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है, तो फिर वो ये डिसीजन दिया था नरेश अक्कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल डिसीजन जब देती है तो वो फॉल नहीं करती है, जब वो जुडिशियरी एज ए जुडिशियल फंक्शन काम करती है तो वो स्टेट में इंक्लूड नहीं होती। अदरवाइज अगर कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, डिसीजन है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वेरी क्लियर। अब स्टेट आर्टिकल 12 कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट सेशन में आर्टिकल 13 करूंगा। आर्टिकल 13 एक्चुअली डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 12 और 13 एक्चुअली ये डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 12 स्टेट्स की डेफिनेशन देता है। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कवर आर्टिकल 13 और मैं सारे आर्टिकल्स को 1 by 1 कवर करूंगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का सेशन था आपने एंजॉय किया और आर्टिकल 12 को बड़े अच्छे से समझा। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं आर्टिकल 12 स्टेट्स को नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। पहले तो वो इसकी क्लैरिटी नहीं होती है कि स्टेट की डेफिनेशन की ज़रूरत भी है या नहीं है इस पार्ट में। तो खैर बहुत आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं, और मैं ये जो वीडियोस हैं ये फाउंडेशन कोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन कोर्स फॉर आप कॉन्स्टिट्यूशन मान ले, मतलब कि अगर सारी वीडियोस 1 by 1 अगर आपने देख लिया तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सारे डाउट्स है आई थिंक वो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।